Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास का NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में हम पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज हम उस चैप्टर की करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी चैप्टर करना है इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये चैप्टर 4 है, उसकी हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे। देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि बेटा कि जो भी आपके पिछले चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है, दैट इज़ जो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी, उन तीनों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है जी, तीनों चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा, ठीक है जी, व्हाट्सएप का लिंक, ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाना, विज़िट करना और पिछले चैप्टर भी करना और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि वहाँ पे हम डिस्कशन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। तो ये चैप्टर, जैसे कि ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, देखो बेटा तुमने सेकंड चैप्टर करा हुआ है ना पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में भी तुमको बताया था कि बेटा जैसे ये पॉलिनोमियल है उसको हम पी एक्स लिखते हैं ना, पी फॉर पॉलिनोमियल एंड एक्स फॉर वेरिएबल, ठीक है, जिसमें भी वो पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इक्वेशन क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बाद में आएगा। पॉलिनोमियल क्या आता है, कुछ भी है बेटा, जैसे मैं ये कहूँ ये है एक्स स्क्र प्लस 2x-1, ये है मान लो, ठीक है जी। इसको क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल बोलते थे ना। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, डिग्री 2, ठीक है ना। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्या होगा अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए, इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या बन गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया ये। अब फिर इक्वेशन क्या होता है कि बेटा जब भी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जब भी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जब ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, मतलब कोई भी कांस्टेंट आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी नंबर आ जाए, बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये इक्वल टू साइन आ गया अगर बीच में, ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी साइन। ठीक है, इक्वालिटी साइन है और इसी इक्वालिटी से मिलके बना ये इक्वेशन, ठीक है जी, इसी इक्वालिटी से मिलके बना इक्वेशन। तो अब ये सारी क्या बन गई, ये सारी बन गई इक्वेशन। ठीक है जी, पहले क्या था, कुछ इक्वल टू। अब ये मत कहना कि सर ये इक्वल टू है, ये नहीं है बेटा, ये तो सिर्फ पोलिनोमियल की नोटेशन है ना, इसको हम पोलिनोमियल ऐसे बताते हैं। जब ये यहाँ पे कोई पी एक्स वगैरह कुछ नहीं है, ये इक्वल टू सम कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट थोड़ी ना, नंबर थोड़ी ना, इक्वल टू सम नंबर है, फिर चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ मर्जी हो, मतलब इक्वल टू सम नंबर है, मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। समझ गए, और ये हो गई इक्वेशन। अब ये है कौन सी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से इक्वेशन बनाई है, तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझे ना, ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए, मान लो अगर मैं बोल दूँ तुमको कि मैं ये पोलिनोमियल ले रहा हूँ x+1, ठीक है जी, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना, डिग्री इसकी 1 है, तो ये पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल ना। तुमको पोलिनोमियल में बताया था डिग्री 1 वाला लीनियर होता है, 3 वाला क्यूबिक होता है, 2 वाला क्वाड्रेटिक होता है। अब देखो ये लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, अगर इसी को मैं इक्वल टू कुछ लिख दूँ, मान लो ज़ीरो ही लिख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, यही क्या बन जाएगा, है तो ये लीनियर ही है, लेकिन अब यहाँ पोलिनोमियल की जगह इसको लिख देंगे इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आ गया इक्वल टू सम कांस्टेंट। बात को समझे ना, ठीक है जी। तो पोलिनोमियल इक्वेशन कुछ नहीं है, जो हमने सेकंड चैप्टर में पोलिनोमियल पढ़ा था उसी को इक्वल टू सम कांस्टेंट लिख देंगे तो वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वो डिग्री 2 की है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, अगर वो डिग्री 1 की है तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, अगर डिग्री 3 की ले लोगे, कुछ भी है x³ + x² - 2x+3, अगर इसको ले लोगे तो ये क्या बन जाएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल से क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, और हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि इस चैप्टर में हम सिर्फ पावर 2 के साथ ही डिस्कस करेंगे, पावर थ्रू 2 के साथ ही डील करेंगे, पावर 1 के साथ डील नहीं करेंगे, पावर 3 के साथ डील नहीं करेंगे, मतलब ये पूरे का पूरा चैप्टर सिर्फ पावर 2 के ऊपर ही है।
आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो पावर 2 इक्वेशन के क्वेश्चन ही मिलेंगे, सिंगल पावर के या थर्ड पावर के या किसी भी पावर के क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है जी। चलो अब देखो बात आ जाती है कि ये इसी को क्यों पढ़ रहे हैं हम, बाकी पावर्स को क्यों नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना, ये भी बताएंगे। अच्छा अब देखो ज़रा ध्यान से, इसमें हम देखते हैं एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। वैसे तुमको पॉलिनोमियल में बताई हुई है, यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक या मोर उसको क्या प्रिसाइजली बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ किस टाइप का होता है। ठीक है जी, उसका ग्राफ किस टाइप का होता है। देखो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर का ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या बनेगा, यू शेप ग्राफ। समझ गए। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये पॉलिनोमियल में भी बताया था। जो तुम्हारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस तरह की है, ax² + bx + c = 0। ठीक है जी। अगर इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की होती है ना। ठीक है जी। अब इसका ग्राफ जो है, ठीक है जी, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बटा जो तुम्हारा a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि देख लो बेटा, अगर a इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, 0 × x² + bx + c। अब 0 × एनीथिंग तो 0 होती है, तो ये टर्म तो गई, तो हमारे पास क्या बच गया, bx + c ना। बेटा ये तो पावर 1 बच गई, ये तो बन गया लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक तो रही नहीं, तो हम इसको सोल्व क्या करें। समझ गए ना, ये चैप्टर तो क्वाड्रेटिक के बारे में है ना। तो बेटा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, और जो कुछ मर्जी हो, रियल हो, रैशनल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, जैसा मर्जी हो सब चलेगा, बस 0 ना हो। ठीक है जी। अच्छा अब देखो फर्स्ट, व्हेन a इज़ पॉजिटिव। अच्छा देखो चलो उसको भी छोड़ो, पहले हम ये देखते हैं कि रूट्स का मतलब क्या आता है। रूट्स का मतलब बेटा अगर तुमको याद हो, रूट्स को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल में बताया था ज़ीरोस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, रूट्स को सॉल्यूशंस बोलते हैं। बात को समझ रहे हो ना। रूट्स को क्या बोलते हैं, ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसी को रूट्स बोलते हैं। यानी कि इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह क्या रखूँ, जैसे ये है, x की जगह क्या रखूँ कि मुझे इक्वल टू 0 मिल जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फिर भी 0 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास फिर भी 0 आ जाएगा। समझ गए ना। तो इसके रूट्स क्या हो गए, 1 एंड -1। अब 1 एंड -1 के अलावा कुछ भी रख लो, ये 0 नहीं बनेगा। बात को समझे ना। ठीक है जी। और एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ज़ीरोस का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, तुमको पॉलिनोमियल्स में बताया था कि उतने टाइम्स उस पॉइंट पे जो अपना ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है जी। और तुमको एक बात ये भी बताई थी कि हिंदी में लिख के बताई थी पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन में, कि जितनी पॉलिनोमियल की, या यहाँ पे इक्वेशन बोल देंगे, इक्वेशन की डिग्री, जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड ध्यान में रखना, मैक्सिमम उतने ही रूट्स मिलते हैं। ठीक है जी। जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है मैक्सिमम, नॉट एग्जैक्टली, मैक्सिमम उतने रूट्स मिलते हैं। जैसे और हमने यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक के साथ डील करना है। इट मीन्स हमें मैक्सिमम कितने रूट्स मिलेंगे, 2। हो सकता है 2 रूट्स मिले, हो सकता है 1 मिले, हो सकता है कोई रूट ना मिले। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, अच्छा मैक्सिमम 2 रूट्स हैं। अब देख लो, नो रूट, नो रूट का मतलब क्या है, नो रूट का मतलब है कि ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस, मतलब वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। क्योंकि बेटा रूट का मतलब क्या है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है। अगर कोई रूट मिला ही नहीं, मतलब वो एक्स एक्सिस को टच करके जा ही नहीं रहा। ठीक है जी। ठीक है ना।
तो इसके दो केस बन जाएंगे। अगर तो ए पॉजिटिव है, ठीक है, अगर तो ए पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ बनेगा यू शेप ग्राफ। ऐसे होता है ये वाला कुछ इस तरह से। इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं पैराबोला। ये पैराबोला ग्राफ होता है, ठीक है जी। अच्छा, ये ऊपर की तरफ कब जाता है? ये एक्स है, ये वाई है ना। ये ऊपर की तरफ कब जाता है? जब हमारा ए होता है पॉजिटिव। और अगर यही ए नेगेटिव हो जाए तो ये सेम ग्राफ क्या बन जाएगा? ऐसे करके नीचे को होगा वही पैराबोला ही, रहेगी वही यू शेप ही, लेकिन वो जो यू ऊपर की तरफ था अब ये यू होगा नीचे की तरफ, ठीक है जी। अब देख लो दोनों केसेस में एक्स एक्सिस के साथ मैं इसको टच नहीं कर रहा। ये रहा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कट करके जा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा केस है वो नो रूट्स वाला केस है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब क्या होगा? एक रूट और मिल जाएगा उसको, ठीक है जी। हमने क्या बोला था? 3 केस हो सकते हैं ना, मैक्सिमम जितनी डिग्रियाँ उतने ही रूट्स होंगे। तो डिग्री 2 है, या हो सकता है कोई रूट ना मिले। अब दूसरा केस ले लो, सिंगल रूट, ठीक है। सिंगल रूट का मतलब क्या हो गया? 1 रूट, ठीक है जी। 1 रूट का मतलब क्या हो गया? ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट तो कर रहा है, लेकिन किस पे कट कर रहा है? सिर्फ सिंगल पॉइंट पे। अब यहाँ पे भी 2 केस बनेंगे। जब ए पॉजिटिव है तो मान लो कुछ इस तरह का बन गया है ए ऐसे करके, ठीक है। ये एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। अगर ए नेगेटिव है तो वो बन जाएगा यही वाला ग्राफ। कैसा बन जाएगा? उल्टा ए ऐसे करके। बात को समझ गए? ठीक है, किसी एक पॉइंट पे कट करके जा रहा है ना, ठीक है। ये बन गया सिंगल रूट। अब और क्या पॉसिबिलिटी थी इसकी? जितनी इसकी डिग्री है उतने रूट्स आ जाएं, यानी कि 2 रूट्स। कितने हो गए? 2 रूट्स। 2 रूट्स का मतलब क्या हो गया? भी ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा? 2 पॉइंट्स पे। अब देख लो ए पॉजिटिव आ गया तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। एक पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है जी। बात को समझे? ठीक है ना। और इसी तरह से अगर ए नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ बनेगा, तो वो बनेगा कुछ इस तरह से। एक तो ये और एक ये। बात को समझ गए? ठीक है जी। जब जब हमारा ए पॉजिटिव होगा तब तब ग्राफ ऊपर को बनेगा, जब जब ए नेगेटिव होगा तब तब ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है जी। और 2 रूट्स का मतलब है 2 बार कट करेगा, चाहे ऊपर को हो चाहे नीचे को हो। सिंगल रूट का मतलब 1 बार कट करेगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। और 9 रूट्स का मतलब क्या है? कि कभी कट करेगा ही नहीं, फिर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कट कभी करेगा ही नहीं। समझ गए इस बात को? ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो पॉलिनोमियल में भी बता रखी है वैसे। अब देखो, अब आगे जो अपना मेन काम शुरू होता है वो होता है मेथड्स, ठीक है बेटा। जो मेन काम अपना शुरू होता है वो क्या होता है? मेथड्स की। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करें? जैसे हमने 3rd चैप्टर में इक्वेशन सोल्व करी थी ना, लीनियर इक्वेशन में सब्सटीट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन था, ग्राफ से था, वैसे यहाँ पे भी 2 मेथड्स हैं, ठीक है ना। मेथड्स तो वैसे 3 हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में से एक मेथड कट गया हो, ठीक है ना। तो अभी 2 रह गए फिर। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है जी। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कैसे करा जाए? 2 मेथड्स के साथ, जिसमें से एक मेथड तो आपको आता है, 100% आता है, आई एम श्योर आता है आपको, ठीक है। और वो पहला मेथड जो है वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी। फैक्टराइजेशन कैसे है? मान लो कोई भी इक्वेशन ले लो, ऐसा करते हैं सेम इक्वेशन करते हैं सारे मेथड से, ताकि तुमको पता चल जाए कि आंसर हमेशा सेम आता है। ऐसे ले लो, चलो ये ले लो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है जी। अब इसको अगर इससे कंपेयर करो तुम, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से जो ए है, ए कितना आ जाएगा? 2, बी कितना आ जाएगा? 7, सी कितना आ जाएगा? -9, ठीक है बेटा। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? ए की वैल्यू लिख देते हैं 2x⁻²। नहीं बेटा, ये जो वेरिएबल है ना उसको छोड़ दो, वेरिएबल को छोड़ के साथ में जो कुछ भी लगा है
ठीक है, वो ए है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, इसको छोड़ के साथ में जो कुछ भी लगा वो बी है। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है बेचारा वेरिएबल के बगैर, वो पूरे का पूरा ही सी है। अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साथ लेके चलना। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करना तुमको आता है फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे करा था हमने, पीछे भी करा हुआ है। क्या करते हैं हम, दो नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके बन जाए 2 × 9 यानी कि 18। ठीक है, ये माइनस बाद में देखेंगे। 2 × 9 यानी कि 18। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके क्या बन जाए 18 और उनको प्लस करके क्या बन जाए 7। ढूंढो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके क्या बन जाए 18 और उनको प्लस करके क्या बन जाए बीच वाला नंबर 7। ठीक है, A × C और बीच वाला नंबर 7। अच्छा, अब अगर तो ऐसे तुम्हारे दिमाग में दो नंबर आ जाए, ठीक है। अगर नहीं आ रहे ना, 18 के चुपचाप फैक्टर कर दो। लो जी, कर दिया फैक्टर, 233 आ गया ना। ठीक है जी। अब हाँ, इन दोनों को इकट्ठा कर लो। 9 और 2, 9 3 इंटू, अब प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़र 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, और 9 और 2 को जब माइनस करेंगे वो कितना हो जाएगा 7। अब ये मत कहना सर आप तो कह रहे थे प्लस करके आए, तो बेटा बड़े छोटे को अगर माइनस करते हैं तो वो प्लस ही होता है ना। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये है लो। ठीक है, ये थी इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट को ऐसे ही लिखना है 7। अच्छा क्या था 9 और 2 ना, कौन से दो नंबर थे 9 एंड 2। ठीक है जी। अब देखो 7 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हम छोटा नंबर माइनस में रखेंगे, बड़ा नंबर प्लस में रखेंगे। तो -2x + 9x - 9 = 0। ठीक है जी। तो बस अब 2 कॉमन आ जाएगा और एक x भी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। ठीक है, इनमें से 2x कॉमन आ गया तो x बचा, और यहाँ पे 2x दोनों कॉमन आ गया यानी कि सिर्फ 1 बचा। ठीक है जी, जिसका कोई नहीं उसका 1 हमने करा था ना। यहाँ से 9 निकलेगा तो x - 1 बचा। हमने कॉमन इस अकॉर्डिंग निकालना होता है कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम आ जाए। अब x - 1 और x - 1 इसमें से कॉमन आ गया, तो ये बन गया 2x + 9 = 0। ठीक है, ये सारा काम हमने सेकंड चैप्टर में बेटा करा हुआ है, जो 2.2 एक्सरसाइज में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट देखते थे। तो यहाँ तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो यहाँ फिर ये चीज़ 0 हो जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू 1 आ गई और इसका मतलब 2x की वैल्यू -9 आ गई। यानी कि यहाँ तो x आ गया 1 और यहाँ फिर x बन जाएगा -9/2। बात को समझे। ठीक है जी, ये दो आ गए हमारे पास जीरोज इसके। ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर रूट्स ऑफ 2x² + 7x - 9 = 0 आर, कौन से दो हैं, x = 1 एंड x = -9/2। ये था अपना आंसर। बात को समझे। ठीक है, ये बन गया अपना आंसर। अच्छा, अब बेटा जो सेकंड मेथड है ना, मैं इसी पेज पे कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना आए और तुम लोग आराम से देख सको कि दोनों में से मेथड जो मर्जी अप्लाई करो बेटा, आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, ताकि तुम इनको कंपेयर कर सको ना यहाँ पे दोनों मेथड को। ठीक है जी बेटा, देखो सेकंड मेथड है जो अपना, सेकंड मेथड कौन सा, उसका नाम क्या है, मेथड नंबर 2 का वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका बेटा दूसरा नाम है श्री धाराचार्य रूल। ठीक है जी, इतना बड़ा नाम क्यों है, ये श्री धाराचार्य अपने इंडिया के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये रूल दिया था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने इसका नाम क्वाड्रेटिक फार्मूला रख दिया। ठीक है ना, तो इसको श्री धाराचार्य रूल भी बोलते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये बिल्कुल इजी होता है, यहाँ पे आपको कोई दो नंबर नहीं ढूंढने हैं। अच्छा देखो, हमारे a की वैल्यू क्या थी 2, b क्या था 7 और c क्या था -9। बेटा ये सेम क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा इसमें बस तुमको एक फार्मूला चाहिए, वो फार्मूला क्या है, -b + -b² - 4ac √2 × a। ये फार्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये फार्मूला किससे बना है, ये जो आपका एक मेथड कट गया ना, वहाँ से ये फार्मूला बना है। ठीक है जी, तो इस वजह से मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, क्योंकि उस मेथड का यूज़ हो रहा है और वो आपने करना नहीं है, आपको समझ भी नहीं आएगी। तो ये बेटा एक फार्मूला एज इट इज़, इसको याद रख लो। x = -b + -√b² - 4ac/2 है।
ठीक है बेटा, इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास यही दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी। ठीक है ना, देखो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है 7, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, ए की वैल्यू 2 थी ना, ऐसे करना है। अब बस आगे तो कैलकुलेशन रह गई, प्लस माइनस ये बन गया 49, ये माइनस और माइनस कितना आ जाएगा प्लस ना। ठीक है जी, 4 2 ज़ार 8, 8 9 ज़ार 72 अपॉन ये 2 2 ज़ार कितना आ गया 4। ठीक है जी, तो -7 प्लस माइनस जब इनको प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 11 और 121 अपॉन 4, ये बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखो आगे क्या आ गया, अब तो कुछ कर ही नहीं रहा मैं, तो कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 121 का रूट क्या होता है 11, तो ये दो बन जाएंगे। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि ये दो चीज़ें हैं, एक प्लस से आएगा आंसर, एक माइनस से आएगा। तो -7 प्लस 11/4, दूसरा आंसर हो गया -7 माइनस 11/4। बात को समझे? ठीक है जी, तो ये दो आंसर आ जाएंगे अपने। तो -7 प्लस 11 कितना हो गया 4, 4/4। दूसरा क्या हो गया -7 माइनस 11 क्या हो गया -18/4। अब इसकी कटिंग कर दोगे, यहाँ तो आ गया 1, इसकी कटिंग कर दोगे 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 8, 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ आ गया 1 और यहाँ पे क्या आ गया -9/2। और ये देख लो यही दो वैल्यूज़ आई हैं 1 एंड -9/2। बात को समझे? ठीक है जी, तो बेटा ये दो फॉर्मूले, ये दो मेथड्स हैं आपके पास, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है जी, फैक्टराइजेशन में बस ये होता है कि आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं और ये ब्रैकेट्स बनानी है। तो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम रहती है, अगर तो प्रैक्टिस है फिर तो इससे ईजी कुछ नहीं है। ठीक है ना, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें आपको ये रूट वगैरह सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है जी, रूट सोल्व करना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे दो मेथड्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है जी, कौन सा टॉपिक है, लास्ट और बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है जी, उस टॉपिक का नाम क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही आ जाता है। ठीक है जी, ये है आपकी एक्सरसाइज लास्ट वाली। ठीक है ना, तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या, अब देखो बेटा जैसे रूट्स है, रूट्स के बारे में तुमको बताया था ना, रूट्स के बारे में तुमको क्या बताया था, चलो यहाँ लिख देता हूँ, जगह बची हुई है। रूट्स के बारे में इंग्लिश और हिंदी में क्या बताया था तुमको कि जितनी, ये तीसरी बार लिख रहा हूँ मैं, जितनी इक्वेशन की डिग्री, ठीक है, तो क्या मिलेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम उतने रूट्स, जितनी डिग्री मैक्सिमम उतने रूट्स। तो हमने ये तीन इसी अकॉर्डिंग तो किए ना, ये 2 रूट्स वाला भी कर लिया, ये सिंगल रूट वाला भी कर लिया और पीछे 9 रूट्स वाला भी कर लिया था हमने। ठीक है ना, तो अब ये नेचर ऑफ रूट्स का, अब ये तो हो गया ग्राफ बनाना। ठीक है जी, हमने ग्राफ बना के देख लिया कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। लेकिन अगर ग्राफ ना बनाना हो तो हम कैसे चेक करेंगे नेचर ऑफ रूट्स? बेटा हम याद करेंगे, अभी अभी हम पढ़ के हटे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस वजह से मैंने बोला कि ये फॉर्मूला बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन आप करो ना करो लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा हर हालत में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता था कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स कैसे निकलते हैं बेटा, उसके रूट्स ऐसे निकलते हैं ना, ये रहा, ये था फॉर्मूला। ठीक है जी, अब हमारे काम की चीज़ क्या है इस फॉर्मूला में, हमारे काम की जो चीज़ है बेटा वो है ये वाली, जो अंडर रूट के अंदर है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं बेटा इसको डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं b² - 4ac। ठीक है जी, और इसको लिखते हैं डी से ऐसे करके, कैपिटल D इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे बताएगा कि रूट्स कैसे होंगे बेटा, ये कैसे बताएगा, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं बेटा। तुमने क्या करना है b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन तुम्हारे पास होगी ना, इससे कंपेयर करके तुम a भी फाइंड कर लोगे, b भी निकाल लोगे, c भी निकाल लोगे। तो b² - 4ac करके तुमने d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, अच्छा अगर तो वो d आ गया पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आया, कुछ भी आया, चाहे पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया,
जो मर्जी है लेकिन पॉजिटिव हो, बस हमें साइन से मतलब है, ठीक है। अगर तो वो आ गया पॉजिटिव तो क्या होगा, इक्वेशन हैज़ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इक्वेशन के पास कितने हैं, दो रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, अगर दोनों अलग अलग हैं इट मीन्स ग्राफ दो पॉइंट पे कट करके जा रहा है। बात समझ आ गई। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया ज़ीरो, दैट मीन्स इक्वेशन हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हो गया, सेम। यानी कि जो इसमें हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस टाइप का कि दो पॉइंट पे कट करके जा रहा है। जो इस पे ग्राफ बनेगा वो बनेगा ये वाली टाइप का कि एक पॉइंट पे कट करके जा रहा है। बात समझे ना। अब ये ए पे डिपेंड करेगा वो ऊपर को है या नीचे को। तीसरा तीसरा क्या था, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो क्या होगा, इक्वेशन हैज़ नो रूट्स। इक्वेशन का रूट कोई मिलेगा ही नहीं, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस को कट करके जा ही नहीं रहा, और उस इक्वेशन को हम सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, एक्स की वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तुम ये मेथड लगाओगे ना, जो पिछला मेथड था अपना ये वाला, ठीक है, अगर तुम ये मेथड लगाओगे तो तुमको दो नंबर ही नहीं मिलेंगे। तुमको ऐसे दो नंबर ही नहीं मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ये बने और प्लस करके ये बने। और जब तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो वहाँ से सोल्व भी नहीं होगा। समझ गए, ठीक है ना। तो ये है लास्ट वाला केस। अगर हो गया टू रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एग्जाम्पल मैं फॉर्मूले की लूँगा। जैसे ये एक्स है, ये फॉर्मूला था, ये लो, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला था ना। अगर बेटा दोनों रूट्स अलग अलग आ गए तो फिर हम इस प्लस माइनस को चेंज कर सकते हैं ना। एक तो ये प्लस करके कुछ ना कुछ बन जाएगा, और एक यहाँ पे ये माइनस करके कुछ ना कुछ बन जाएगा, जो भी है। बात समझे। और अगर बेटा ये चीज़ हो गई जीरो तो तुम्हारे पास सिर्फ यही बच जाएगा। अगर ये तो जीरो हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, जीरो। यानी तुम्हारे पास यही बचा -b/2 है। अब ये मत कहना कि सर एक ही रूट है, बेटा यही सेम रूट है, -b/2 है और -b/2 है। ठीक है जी। तीसरा, अगर ये d हो गया नेगेटिव तो यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, -b प्लस माइनस मान लो ये आ गया, तो बेटा नेगेटिव जो स्क्वायर रूट के अंदर वो कभी भी सोल्व नहीं होता। ठीक है जी, नेवर पॉसिबल, वो बेटा कभी भी सोल्व नहीं होता। तुमको मैंने यही बात बतानी है कि जैसे ये देखो स्क्वायर रूट है हमारे पास, ये लो, जैसे ये है ना स्क्वायर रूट है हमारे पास, कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है बेटा, 2 होता है ना। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट -4 आ गया ना तो इसको -2 या +2 ऐसे ना लिखना, ये गलत है। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस कभी आता ही नहीं, समझे। तो इस वजह से ये थर्ड केस है। ठीक है, अगर डी नेगेटिव हो गया, डी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, डी क्या था, डी यही तो था बेसिकली, जो हमारा डी है वो यही तो है। तो डी नेगेटिव होने का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब नो रियल रूट्स। बात को समझे। ठीक है बेटा जी, तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन। कहीं पे भी किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1 के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है जी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय एंड टेक केयर।